हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है जी आप सबके? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया है, सब कुशल मंगल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब अच्छे होंगे और आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे कोरोना काल में। दोस्तों, मई 2021 का एग्ज़ाम बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है। एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, शायद जुलाई में हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा लेट भी हो जाए, पर एग्ज़ाम्स होंगे ज़रूर। और एग्ज़ाम्स के इस प्रिपरेशन में मैं आपके साथ हूँ। आज मैं यहाँ पे आपके साथ एक टॉपिक लेके आया हूँ जो है एग्रीकल्चर इनकम के एमसीक्यूज और एग्रीकल्चर इनकम के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा अनाउंसमेंट है, और अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग आर न्यू बैच दैट इज सक्षम। ये बैच हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में ही स्टार्ट किया है। सक्षम बैच के अंदर हम आपको दोनों ग्रुप्स के बैचेस के बारे में बता रहे हैं। ये जो बैचेस है जिसके अंदर अकाउंट्स विल बी टेकन बाय राहुल मलकान सर, कॉस्टिंग विल बी टेकन बाय सचिन गुप्ता सर, लॉ बाय अमित पोपली सर, then Khushbu Sanghi ma'am is there for audit, and Rajat Jain sir is there for EISM, and then we have Manish Dua for economics. और मेरे बेटा yours truly will be taking the subject of taxation. मेरे बैच का टाइमिंग्स आप लोगों को अच्छे से पता है। मेरा बैच का टाइमिंग रहता है एवरी इवनिंग 8:30 to 10:30। आप इस बैच पे एनरोल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए, और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप इस बैच पे एनरोल करिए। और मेरा टाइमिंग्स रात 8:30 से 10:30 का है। डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड विच इज़ CA जोहर, CAJOHAR। मेरा कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, एंड साथ साथ में कुछ और गुडीज़ और कुछ और बेनिफिट्स मेरी तरफ से आपको मिलते हैं। आइए जरा MCQ स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्रीकल्चर इनकम के स्टार्ट करते हैं, एंड हियर इट इज़ फॉर यू। मेरे बेटा, मैंने किताब के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है, और मैंने अब आपके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने हैं। किताब के अंदर आपको यहाँ पे मिल रहा है MCQ पार्ट 1, और इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। जल्दी जल्दी से देखते हैं, पढ़ते चलते हैं। पॉइंट 1, क्वेश्चन नंबर 1, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज। मेरे बेटा, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर इनकम इज पार्शली चार्जेबल टू टैक्स। आप ये नहीं बोले कि अब ये 100% एग्जेम्प्ट है, पार्शली टैक्सेबल है, क्योंकि वो इंटीग्रेशन का सिस्टम लगता है, इस वजह से एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी थोड़ा सा टैक्स चार्ज होता है। सेकेंड, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इज। अगर इंडिया के बाहर से इनकम आ रही है, इट विल बी फुली चार्जेबल टू टैक्स। अभी अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको ये वाली बात दिखाई। द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इज गिवन अंडर। जो डेफिनेशन है वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A में गिवन, तो ABC में कहीं नहीं है। D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर जे हैज एग्रीकल्चर लैंड इन दिल्ली विच ही हैज सोल्ड एंड हैज अर्न लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ 10 लाख रुपए। मिस्टर जे क्लेम्स इट टू बी हिज एग्रीकल्चर इनकम। गलत बात है। अगर आपको जमीन बेच के इनकम आ रही है तो इट इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। ही इज नॉट करेक्ट। इनकम विल बी द इनकम ऑफ कैपिटल गेन्स। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर जे हैज एग्रीकल्चर लैंड इन दिल्ली विच ही हैज सोल्ड एंड अर्न कैपिटल एंड हैज अर्न गेन्स ऑफ 10 लाख रुपए। दिस विल बी हिज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। उसकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। दिस विल बी रिगार्डेड एज इनकम ऑफ कैपिटल गेन्स। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। मिस्टर जे इज एम्प्लॉयड इन मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी getting salary of 20,000 rupees per month, and he claims that this is his agriculture income. State whether it is। याद रखिएगा, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में काम करके पढ़ा के पैसा कमा रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो आपकी इनकम इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। इट विल बी टैक्सेबल एज इनकम ऑफ सैलरी। क्वेश्चन नंबर 7, a person is holding shares of ABC Limited, which is an Indian company, and the company is engaged in the agriculture operation. The person has received dividend of 12,000 रुपए and he claims it to be his agriculture income. Discuss whether it is। याद रखिएगा, डिविडेंड की इनकम
is not an agriculture income. It will be fully taxable. It will be fully taxable और taxable करेंगे under the chapter of income from other sources. Question number 8. If any person earns income from allied activities like animal husbandry, dairy farming, fishery, then it is to be considered as his income of business and profession. Question number 8 का आंसर होगा income from business and profession. It is not an agriculture income. Question number 9. If any partner has received share of the profit from the partnership firm having income of agriculture activity, एक पार्टनरशिप फर्म की एग्रीकल्चर एक्टिविटी से इनकम आ रही है, उस पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा दिया, तो इट विल बी regarded as business income, but it will be exempt for the partner under section 10 subsection 2a. Question number 10. Income derived from building which is owned and occupied by the cultivator or the receiver of rent in kind shall be considered to be agriculture income. मेरे बेटा यहाँ पे बिल्डिंग से हमारा मतलब है फार्म बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग से मतलब है फार्म बिल्डिंग, और फार्म बिल्डिंग से आने वाली रेंटल इनकम टैक्सेबल होगा, नॉट इट विल बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर इनकम और एग्जेम्प्ट रहेगा. तो आंसर इज ट्रू दैट यस इट इज एन एग्रीकल्चर इनकम. क्वेश्चन नंबर 11. Income which is derived from sugarcane plantation in US but is received in India shall be taxable for. मेरे बेटा याद रखिएगा, sugarcane plantation in USA, sugarcane plantation in USA received in India, तो agriculture income from outside India अभी अभी लिखवाया था taxable है. Received in India का मतलब हो गया that this is an Indian income, and this being an Indian income will be taxable in India as income from other sources, and it will be taxable for ROR, NOR, NR, सब के लिए आप ये taxable करेंगे. तो this is taxable as income of other sources for ROR, NOR, NR सब के लिए. ROR हो, NOR हो, NR हो, सब के लिए आप ये taxable करेंगे. Question number 12. Which of the following would be the agriculture income? इनमें से कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है? ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, दैट इज योर एनिमल्स की इनकम इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम. लिख लो ये बात, हालांकि मैंने बोल तो दिया था, ये वाला पॉइंट लिख लो. ये जो आपने 10-11 पॉइंट लिखे थे ना, वहीं पे एक पॉइंट और ऐड कर दो, पॉइंट नंबर 12 बना देता हूं मैं. इनकम फ्रॉम एनिमल ब्रीडिंग, इनकम फ्रॉम एनिमल ब्रीडिंग, कुत्ते पालने का बिजनेस है, डॉग्स की मीटिंग करवा के डॉग्स जो न्यू डॉग्स प्रोड्यूस होते हैं उनको बाजार में बेच के पैसा कमाना, दैट इज काइंड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग का काम. नॉट टू बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर इनकम, नॉट टू बी एग्जेम्प्ट, इट विल बी टैक्सेबल एज अ बिजनेस इनकम. 12th का ये आगे देखिएगा. इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम. Rent received from land used for movie shooting is not an agriculture income. Rent received from land used for grazing of cattle is required for agriculture activities. Yes, this is an agriculture income. Question number 13. Which of the following is a rural agriculture land assuming that crops are being cultivated on such land and the land is situated in? आपसे पूछ रहा है कि बताओ कौन सा रूरल एरिया होगा, कौन सा अर्बन एरिया होगा. मेरे बेटा याद रखिएगा, आपने डिस्टेंस चेक करना है हवा का, सड़क का डिस्टेंस नहीं देखना, एरियल डिस्टेंस आपने चेक करना है. ये बात आपको समझ आ गई है. दूसरी बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको डायग्राम्स के हिसाब से बताया 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर. तो अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि 3 किलोमीटर तक उसकी जो जनसंख्या है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 80,000 की है. और हमने पढ़ा अगर 6 किलोमीटर तक पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा हो, 10 लाख से कम हो, तब वो अर्बन एरिया है. अगर पॉपुलेशन 1 लाख से कम है तो दिस विल बिकम अ रूरल एरिया.
So this is a rural area. This is not an urban area. Next आइए क्वेश्चन नंबर 14. एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड. एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट कर देंगे, लेकिन शर्त क्या है? लैंड इज एनीवेयर इन इंडिया. हाँ बिल्कुल ठीक है, यही पॉइंट है. लैंड पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी हो. लैंड इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया. नहीं. लैंड इन द अर्बन एरिया. नहीं. लैंड इज सिचुएटेड वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. नहीं. तो करेक्ट आंसर है ए. 15th. इफ पार्टनरशिप फर्म अर्न्स एग्रीकल्चर इनकम देन. अगर पार्टनरशिप फर्म ने एग्रीकल्चर इनकम कमाया तो क्या होगा? इट विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. बिल्कुल ठीक बात है. इट विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ फर्म बट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर. नहीं, गलत बात है. इट विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ फर्म एज वेल एज इट्स पार्टनर्स. हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है. इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फर्म बट एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर. तो ये बात गलत है. तो दो बातें ठीक लग रही है, दो बातें गलत हैं. जब दो बातें आपकी ठीक हैं तो जो ज्यादा ठीक है वो मानो. तो ज्यादा ठीक क्या है? इट विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ फर्म एज वेल एज इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर. तो पॉइंट नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इफ द पार्टनरशिप फर्म अर्न्स एग्रीकल्चर इनकम देन. अगर पार्टनरशिप फर्म ने एग्रीकल्चर इनकम कमाई है तो आप क्या करेंगे? इफ पार्टनरशिप फर्म अर्न्स एग्रीकल्चर इनकम देन it will be exempt in the hands of firm as well as partners but would be included in the other income of partners for computation of the tax liability. Point number 2, it will be exempt in the hands of firm as well as partners but would be included in the other income of partners and for firm the computation of the tax liability. नहीं. तो भाई पॉइंट नंबर 2 तो गलत है. इनफैक्ट पॉइंट नंबर 1 अगर मैं देखूं तो क्या पॉइंट नंबर 1 ठीक है? इट वुड बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ फर्म एज वेल एज पार्टनर्स. ठीक है, बट इट वुड बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पार्टनर्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी. मेरे ख्याल से तो भाई दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं. यस, आप मार्क कीजिएगा दैट बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. वन इज इनकरेक्ट, सेकंड इज आल्सो इनकरेक्ट. नहीं. क्वेश्चन 17. If a company declares dividends out of the agriculture income, then such dividend declared by the company shall be, ये वाला जो dividend होगा, it shall be taxable for shareholder. ये पैसा आप taxable करेंगे shareholder के लिए. तो भाई कहाँ पे है? It will be exempt in the hands of the company and it will be taxable in the hands of shareholder. क्वेश्चन नंबर 18 आता है हमारे पास. कहता है डिविडेंड रिसीव बाय द शेयर होल्डर फ्रॉम एन इंडियन कंपनी द होल ऑफ हुज इनकम कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम शैल बी ट्रीटेड एज. अगेन मेरे बेटा ध्यान रखिएगा, जो एग्रीकल्चर इनकम है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर शेयर होल्डर. आप उसे शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल करेंगे. एग्रीकल्चर इनकम इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर एंड दस एग्जेम्प्ट. नहीं. एग्रीकल्चर इनकम एंड दस एग्जेम्प्ट बट इट विल बी सब्जेक्ट टू पार्शियल इंटीग्रेशन. नहीं. एग्जेम्प्ट अंडर 1034 बट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी. नहीं. एंड द आंसर इज डी. तो मैंने आपको एमसीक्यूज करवाए. इसी तरह पार्ट नंबर 2 के भी एमसीक्यूज मैंने आपको दिए हुए हैं. जरा जल्दी से पार्ट नंबर 2 के एमसीक्यूज पे आ रहे हैं. ये रहा पार्ट नंबर 2. ये रहा पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 के एमसीक्यूज पे आ गए हम लोग. पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1. द पार्शियल टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इज डन इन द केस ऑफ, जो वो सिस्टम लगता है स्पेशल मेथड वाला, दैट इज डन इन द केस ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट इज डन इन द केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ एंड फ्यू अदर एसएससी इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. आपको याद है कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है 5000 से ज्यादा की नेट एग्रीकल्चर इनकम. दूसरी कंडीशन है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो. क्वेश्चन नंबर 2. देयर विल बी नो पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम इफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम डज नॉट एक्सीड, if non-agriculture income does not exceed basic exemption limit.
Point number 3, there will be no partial integration if the agriculture income does not exceed. अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 या 5,000 से कम है, पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होगा. नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम है, पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 4, an SSC has incurred 1 lakh rupees on the cultivation of agriculture produce. 50% of the produce has been sold for 1,10,000 rupees and balance 50% has been used for the SSC for self consumption. मेरे बेटा, जो सेल्फ कंजम्पशन है आप उसको तो काउंट नहीं करोगे. जब आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो सेल्फ कंजम्पशन वाला तो काउंट नहीं करोगे. तो जो 50% वाला है उसकी कैलकुलेशन करते हैं. उसको बेचा है, सोल्ड है 1,10,000 रुपए का, और इस 50% की कॉस्ट क्या है? इस 50% की कॉस्ट होगी 50% ऑफ 1,00,000, दैट इज 50,000. लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 60,000 रुपए. सो दिस इज 60,000. क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 5, द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज एप्लीकेबल टू. जब इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट लगाना है देन इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. तो आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड बिजनेस, द प्रोपोर्शन दैट इज परसेंटेज की बात हो रही है यहां पे. द प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड बिजनेस इनकम इन केस ऑफ इनकम विच इज डिराइव्ड फ्रॉम sale of coffee grown and cured by the SSC in India shall be. याद रखना, ग्राउंडिंग नहीं लिखा हुआ. दैट मीन्स ये सीड्स बेच रहा है या फिर ये जिसे हम लोग बोलते हैं वो दाने, क्या मैं वर्ड मिस कर रहा हूं, पाउडर नहीं बेच रहा. ये पाउडर नहीं बेच रहा, इस वजह से परसेंटेज विल बी 75% एंड 25%. The proportion of agriculture and business income in case of income which is derived by the SSC from growing of tea leaves in India and the manufacturing of tea shall be. तो रूल नंबर 8 आप अप्लाई करेंगे जिसमें 60-40 का परसेंटेज दिया हुआ है. यू विल अप्लाई रूल नंबर 8, 60-40 का परसेंटेज है. नेक्स्ट, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल age 61 years, the partial integration of agriculture income is done if net agriculture income exceeds 5,000, non agriculture income exceeds 3 लाख. बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उसकी उम्र 61 साल की है, इस वजह से 3 लाख वाला स्लैब लगेगा. तो स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. आंसर इज बी. Answer is B. Both statements are correct. Next आइए क्वेश्चन नंबर 9. If SSC is engaged in the business of growing and manufacturing tea in India, then agriculture income in that case will be, सिर्फ agriculture income पूछ रहा है, that will be 60%. 10th, if SSC is engaged in the business or manufacturing of tea, income, such income shall be. तो बिजनेस के बारे में बात कर रहा है. बिजनेस की इनकम कितनी होगी? 60% शैल बी, 40% शैल बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, 60% विल बी एग्जेम्प्ट. तो माय आंसर इज सी. 11th, if SSC is engaged in the business of manufacturing of rubber, agriculture income shall be. रबर के केस में हमारे पास रेशियो आता है 65 and 35 का. तो माय आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 12, इफ द SSC is engaged in the business of growing and curing of coffee, the agriculture income in that case will be. अगेन मेरे बेटा ध्यान देना, ग्राइंडिंग नहीं है, पाउडर नहीं है, तो यहां पे हमारे पास जो आंसर होगा दैट विल बी 75%. 12th का आंसर होगा 75%. 13th, if SSC is employed in the business of growing, curing, roasting and grounding लिख दिया,
तो कॉफी को पीसने का काम भी है। तो ऐसी सिचुएशन में अब आप क्या करेंगे मेरे बेटा, ध्यान रखिएगा, ऐसी सिचुएशन में 60-40 का रेशियो लगता है। तो 40% विल बी द बिजनेस इनकम, 60% विल बी द एग्रीकल्चर इनकम। क्वेश्चन नंबर 14, if an SSC uses its own agriculture produce for the purposes of manufacturing certain products other than tea, coffee and rubber, the cost of such agriculture produce for the purpose of computation business income of the manufacturing shall be। तो सीधी सी बात, आपको मैंने कल भी बताया था, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट लगाओ। बिजनेसमैन का जो सेल प्राइस है वो बिजनेस के लिए कॉस्ट बन जाता है। बिजनेसमैन अगर बाजार में बेचता तो कितने का बेचता, अगर वो बाजार में बेचता तो मार्केट वैल्यू पे बेचता। इस वजह से मार्केट वैल्यू बिकम्स द एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फार्मर, एंड दैट मार्केट वैल्यू बिकम्स द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। 15th, if an SSC uses agriculture produce grown by him for his own consumption, then अपना प्रोडक्ट उगाया और खुद उसे कंज्यूम कर लिया तो कोई इनकम ही नहीं है भाई, कोई इनकम ही नहीं है। नथिंग शैल बी ट्रीटेड एज हिज एग्रीकल्चर इनकम, ना तो एग्रीकल्चर इनकम ना बिजनेस इनकम। क्वेश्चन नंबर 16, the partial integration of agriculture income with non-agriculture income is done in the case of, partial integration होगा कौन से केस में, SSC other than those who are liable for flat tax, बिल्कुल ठीक बात है। इंडिविजुअल HUF, AOP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, the partial integration of agriculture income is done to compute tax on, integration का कंसेप्ट लगाते हैं, to apply the tax on the agriculture income। And then the last one, income derived from rubber plantation in Singapore but received in India shall be treated as, rubber plantation in Singapore, तो rubber plantation सिंगापुर में है, इंडिया में अगर आप उसको लेके आ रहे हैं तो फिर दैट विल बी नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम बट इट विल बी अ नॉर्मल इनकम विच विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। सो दिस विल बी एग्रीकल्चर इनकम बट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, बड़ी हैरानगी की बात है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सिंगापुर एक अकेला ऐसा देश है जहां पे कोई खेत नहीं है, एक भी खेत नहीं है पूरे देश में। छोटा सा तो देश है, जितना बड़ा दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर से छोटा, हाँ ठीक कह रहा हूं मैं, दिल्ली शहर से छोटा सिंगापुर है और पूरे सिंगापुर में एक भी खेत नहीं है। दिस इज द कंपनी विच इज 100% अर्बनाइज्ड कंट्री, नो खेत खलियान। ऐसी सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जो कि सबसे बड़ा है जहां पे नदी नहीं है। ऐसा कोई भी देश जो बड़ा है लेकिन उसके अंदर एक भी नदी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल रिवर, दैट इज सऊदी अरेबिया। चलिए वापस आते हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। जैसे मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो मैंने मई 2018 का 6 नंबर का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दिया था पहले। इसके नीचे मई 18 का 6 नंबर का एक और क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस कर दिया था। लो जी, मई 17 का क्वेश्चन देखिएगा। मई 17 का क्वेश्चन है जो कि आरटीपी नवंबर 2020 का जो आरटीपी था उसके अंदर आया था। एग्जामिनर कहता है डिस्कस विद ब्रीफ रीजन whether the following can be regarded as agriculture income as per the provisions of Income Tax Act 61। क्या आप इनको एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे? पहला, रेंट रिसीव फॉर लेटिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड फॉर मूवी शूटिंग्स, तो आंसर इज नो, इट इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। सेकेंड, income received from sale of seedlings in a nursery adjacent to the agriculture land owned by the SSC, सीडलिंग्स बेचे हैं नर्सरी में,
यहां से आने वाली इनकम इज ऑलवेज टू बी रिगार्डेड एज एन एग्रीकल्चर इनकम। देन नवंबर 16 का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपके साथ कर चुका था, कमल वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हाँ ये क्वेश्चन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को अभी पेंडिंग रखें, आप इसे भी सॉल्व मत करने से पेंडिंग रखना। कुछ दिनों में हम लोग चैप्टर करेंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन का चैप्टर जब होगा उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन करना, उस तब तक मत करना, बिजनेस एंड प्रोफेशन के बाद करना। देन हमारे पास जून 2009 का 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने पूछा वेदर इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन द नर्सरी इज टैक्सेबल। आंसर इज नो, इट इज टू बी रिगार्डेड एज एन इनकम and it will be full agriculture income and it will be fully exempt from tax। और मई 2007 का एक क्वेश्चन था, वो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। कुछ और एग्जाम के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फटाफट वो देख लो। मई 2004 में एक क्वेश्चन पूछा गया था थ्योरी का। एग्जामिनर कहता है एक्सप्लेन द एग्रीगेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। तो वो जो 3 स्टेप्स थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। फिर दूसरे स्टेप में एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। स्टेप 3 में 1 में से 2 लेस कर देना, वो आपने पूरा लिख के आना है। फिर एग्जामिनर ने पूछा मई 2003 में डिस्कस इश्यूज विच आर रिलेटेड टू फार्म बिल्डिंग विच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो फार्म बिल्डिंग से रिलेटेड आपने सारी बातें लिख के आनी है कि फार्म बिल्डिंग जो है वो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर हो या उसके विसिनिटी में हो। फार्म बिल्डिंग को यूज किया जाए एज ए स्टोर हाउस या एज ए ड्वेलिंग हाउस। फार्म बिल्डिंग एक ऐसी जमीन के ऊपर बनी हो जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती हो लोकल टैक्स। अगर नहीं तो फिर वो अर्बन एरिया में नहीं होनी चाहिए। ये जो कंडीशंस मैंने आपको लिखवाई थी वो आपने लिख के आनी है। यही कंडीशंस आपने अगले क्वेश्चन में भी लिखनी है, जहां पे अगेन फार्म बिल्डिंग के बारे में पूछा गया आपसे। और फिर मई 2001 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर का। एग्जामिनर कहता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू लेवे द टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम वेस्ट्स इन द स्टेट्स। वेस्ट्स इन द स्टेट्स का मतलब होता है दैट पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। हाउएवर द पार्लियामेंट हैज आल्सो लेविड टैक्स ऑन सच इनकम। एक्सप्लेन हाउ दिस हैज बीन अचीव्ड। तो बेसिकली आपने यहां पे वो पार्शियल इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट लिख के आना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आपने लिख के आना है। अगर आप वो लिखेंगे तो आपका आराम से इसके अंदर नंबर आपको मिल जाएंगे। लो मेरे बेटा, तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। सब कुछ करवा दिया, थ्योरी लिखवा दी, प्रैक्टिकल करवा दिया, एग्जाम के क्वेश्चंस करवा दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवा दिए। भगवान से डर के बोल रहा हूं, इतना कंप्रिहेंसिव किसी भी जगह नहीं करवाया जाता है। इतनी डिटेल्स, इतनी कंप्रिहेंसिवली, इतने क्वेश्चंस, इतने एमसीक्यूज किसी क्लास में नहीं करवाए जाते। आज के लिए हम लोग यहां तक करेंगे। रिवाइज कीजिएगा अच्छे से आप लोग। वंस यू हैव रिवाइज द होल चैप्टर, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी दिक्कत होती है तो नेवर एवर फील शाय टू गिव मी अ कॉल। नेक्स्ट क्लास के अंदर विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट टाइम, बाय बाय फ्रॉम माय साइड। एंजॉय योरसेल्फ, लव यू ऑल, हैप्पी लर्निंग।